डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है राष्ट्र संघ पार्ट थर्ड। राष्ट्र संघ के दोनों पार्टों में हमने देखा कि राष्ट्र संघ की स्थापना किस प्रकार हुई, राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या थे और इसकी क्या क्या विशेषताएं रही थी, इसके सदस्य किस प्रकार से बनाए जा सकते थे और सदस्य किस प्रकार से इस संघ से अलग हो सकते थे। ये सब राष्ट्र संघ की जो सारी हम विशेषताएं थी, ये सब हम स्पष्ट कर चुके हैं। अब आज हम पार्ट थर्ड में करेंगे कि राष्ट्र संघ का जो संगठन था वो किस प्रकार के था, इसके अंग कौन कौन से थे और किस प्रकार से वो कार्य करते थे। राष्ट्र संघ के विधान की दूसरी धारा के अनुसार संघ के कार्य संचालन के लिए साधारण सभा और काउंसिल या परिषद और तीसरा सचिवालय की व्यवस्था की गई थी। ये राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग थे। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण अंग थे। तो सबसे पहला अंग था असेंबली या साधारण सभा। यह राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग था। इसमें प्रत्येक राज्य के समान अधिकार थे। संघ का प्रत्येक सदस्य अपने 3 प्रतिनिधि असेंबली में भेज सकता था, किंतु प्रत्येक राज्य को केवल एक मत देने का अधिकार था। असेंबली का अधिवेशन प्रति वर्ष जिनेवा में होता था। संकट के समय या आवश्यकता के अनुरूप इसके असाधारण अधिवेशन बुलाए जा सकते थे। असेंबली के सदस्य अपने लिए एक अध्यक्ष और 8 उपसभापतियों का चुनाव करते थे, जो 1 वर्ष के लिए होता था। तो सबसे पहला अंग इसकी साधारण सभा थी। ये साधारण जो सभा थी, इसके अंतर्गत प्रत्येक राष्ट्र जो राष्ट्र संघ का सदस्य है वो अपने 3 प्रतिनिधि इस असेंबली में भेज सकता था, परंतु उसका जब भी जरूरत पड़ती थी किसी विवाद पर निर्णय देने की या उसमें मत देने की, तो उन 3 सदस्यों का मत जो होता था वो एक माना जाता था और प्रति 1 साल में इसका सम्मेलन बुलाया जाता था। असेंबली के कार्य में सहायता के लिए स्वयं के द्वारा गठित 6 स्थायी समितियां थीं। पहला कानून संबंधी समिति, दूसरा आर्थिक और वित्तीय समिति, तीसरा निशस्त्रीकरण समिति, चौथा सामाजिक और मानव कल्याण समिति, 5वीं राजनीतिक विवादों को सुलझाने की समिति और 6ठी महत्वपूर्ण विवादों के संदर्भ में असेंबली के विशेष अधिकार द्वारा निर्मित होने वाली समिति। तो इस प्रकार साधारण जो सभा था उसमें राष्ट्र संघ के प्रत्येक सदस्य जो राष्ट्र संघ का सदस्य बन चुका है, ये साधारण सभा का सदस्य होता था। अब इसके कार्य क्षेत्र क्या थे कि निर्वाचन संबंधी कार्य। तो निर्वाचन संबंधी कार्यों के अंतर्गत 2/3 बहुमत से संघ के नए सदस्यों का ये साधारण सभा निर्वाचन करती थी और साधारण सभा के बहुमत को परिषद के अस्थायी सदस्य और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 न्यायाधीशों का भी ये निर्वाचन करती थी। परिषद द्वारा संघ के महासचिव की नियुक्ति की स्वीकृति भी देने का कार्य इसके द्वारा किया जाता था। तो साधारण सभा का एक महत्वपूर्ण कार्य था निर्वाचन संबंधी कार्य। दूसरा कार्य था परामर्श संबंधी। तो साधारण सभा जो थी राष्ट्र संघ की, वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के किसी भी विवाद पर विचार कर सकती थी और इस संबंध में परिषद को अपना परामर्श दे सकती थी। परामर्श के अतिरिक्त कोई भी कार्यवाही वो नहीं कर सकती थी। तीसरा कार्य था संशोधन संबंधी कार्य और संविधान से संबंधित जो भी राष्ट्र संघ का जो संविधान है उससे संबंधित जो भी संशोधन करना हो वो असेंबली के द्वारा ही किया जा सकता था। असेंबली को संघ के विधान में संशोधन करने का अधिकार था, किंतु इस कार्य के लिए परिषद की स्वीकृति आवश्यक थी। इसके अतिरिक्त राष्ट्र संघ के बजट को स्वीकृति देना। इस प्रकार स्पष्ट है कि असेंबली के पास अधिकार तो क्षेत्र थे, किंतु कई निर्णयों को वह केवल परिषद को भेज सकती थी और स्वयं उसको लागू नहीं कर सकती थी। अर्थात कई विवादों के संबंध में वे केवल परामर्श ही दे सकती थी, कोई कार्रवाई नहीं कर सकती थी। कहा जा सकता है कि वे ज़्यादा संवैधानिक संस्था थी, व्यवहारिक कम। तो राष्ट्र संघ में हम देखें साधारण सभा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण परिषद थी, जो इसका दूसरा महत्वपूर्ण अंग था। तो राष्ट्र संघ का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है परिषद या काउंसिल।
परिषद राष्ट्र संघ की एक लघु किंतु शक्तिशाली और महत्वपूर्ण संस्था थी। इसको संघ की कार्यकारिणी भी कहा जा सकता है। परिषद में दो प्रकार के सदस्य थे, स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य। जिस प्रकार राष्ट्र संघ का मसौदा तैयार किया गया, उस पर विचार रखा गया, तो उसी आधार पर हम देखें तो इसमें स्थायी और अस्थायी सदस्यों के बारे में भी निर्णय किया गया। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और इटली व जापान इसके स्थायी सदस्य थे, परंतु अमेरिका इसका सदस्य ना बन सका। इसका कारण ये था कि अमेरिका की सीनेट ने वर्साई की संधि को स्वीकार नहीं किया, अतः राष्ट्र संघ का वो सदस्य नहीं बना। वर्साई की संधि में विल्सन के सिद्धांतों का खंडन होता था, इस कारण सीनेट ने इस पर अपने राजी नहीं हुए। अतः स्थायी सदस्यों की संख्या केवल 4 रह गई। इन्हें निषेधाधिकार प्राप्त नहीं था। अस्थायी सदस्यों की संख्या प्रारंभ में 4 थी, जो बढ़ते बढ़ते 11 हो गई। इन अस्थायी सदस्यों को 3 वर्ष के लिए असेंबली द्वारा निर्वाचित किया जाता था और उसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष अवकाश ग्रहण करते थे। जर्मनी और रूस को भी बाद में स्थायी सदस्यता दे दी गई थी और परिषद के सभी निर्णय सर्वसम्मति से होने आवश्यक थे। नमस्कार, धन्यवाद।